एयर वाइस मार्शल साहब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। यूँ कहा यह जा रहा है, बल्कि हम नहीं कह रहे, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि इतने स्ट्रेच है और जो ग्रेट स्वाथ ऑफ लैंड है जिसको मुबैना तौर पर जिसका तहफ़्फ़ुज़ और जिसके लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वसूल किए उसने, और वो तमाम जो इंटरेस्ट हैं, चाहे वो मकामी हों, वहाँ पे शख्सी और ख़ानदानी हुकूमतों के मफादात हों, या उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, या अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक वहाँ पे एसेट्स हैं या जो तनसीबात हैं, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि वो अब नहीं कर पा रहे उसका तहफ़्फ़ुज़ और तेज़ी से डिविंडल कर रहे हैं उनके इंतहाई महंगे मिसाइल्स, जो कि निस्बतन इंतहाई कम लागत पे ईरान ने तैयार किए, और उनके कुछ लोग तो इतना एग्जेजरेटेड लगता है कि मैं कोट किया बाज कि जी वो तो उनके पास लाखों में है या शायद हज़ारों में है। तो ये क्या ताकत का तवाज़न बदलता नज़र आता है आपको, और हाउ मच क्रेडिबिलिटी यू लेंड टू दिस थेरी कि जनाब इनके पास तो असला ही खत्म हो गया ईरान को रोकने का। जनाब एयर वाइस मार्शल साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। देखें, ताकत का तवाज़ुन ख़त्म हो या ना हो, ताकत का तवाज़ुन बदले या ना बदले, लेकिन ताकत का तवाज़ुन ख़राब होना शुरू ज़रूर हो गया जी। और सबसे बड़ी जो कामयाबी मेरे ख़्याल में ईरान की जो टारगेटिंग फ़िलासफ़ी है, उससे ईरान ने अचीव की है कि ईरान ने गल्फ़ की उन सारी रियासतों को और सऊदी अरेबिया को उन्होंने ये चीज़ एक्सपोज कर दी है कि उनकी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं। वो ममालिक जो अपनी शेखडॉम्स या बादशाहतें बचाने के लिए उनकी जो रूलिंग डायनेस्टीज़ हैं, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए और बिलियंस के तोहफ़े दे दे के जो है ना वो अमेरिका की खुशनुदी वो हासिल करते रहे। आज जब ये वक्त आया तो आप देखिए कि अमेरिका ने उनको अबैंडन कर दिया, बिल्कुल वो एक्सपोज हो गए। और अगर ईरान अपना हाथ जो है उसको ना रोके और ईरान एक ग्रेजुएटेड या एक कैलकुलेटेड जो है अटैक्स ना करे, तो ये सारे मुल्क जो हैं वो तो बिल्कुल जो है इस वक्त डिफेंसलेस हो गए। जबकि माजी में 1990 की जो गल्फ वॉर है, जब उसका बिल्डअप हो रहा था, तो इन्होंने जो सद्दाम हुसैन और उसके केमिकल वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस और स्कड मिसाइल्स, तो उन सब के अगेंस्ट इन्होंने उन कहानियों के अगेंस्ट मैं ये कहूँगा, इन्होंने अमेरिका ने इन तमाम मुल्कों को बेशुमार असलहा दिया। और मैं ये ज़ाती इल्म की बिना पे ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सारा ऐसा असला दिया जो इस्तेमाल हुए बगैर ऑब्सोलीट हो गया, क्योंकि उस तरह की थ्रेट ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब जबकि असल थ्रेट आई तो उसके लिए इतना स्ट्रेच हो गया है कि वो ईरान ने जो है वो एक पूरा जो रीजन है उसकी वल्नरेबिलिटीज को अच्छा, मुझे इजाजत दीजिएगा एयर वाइस मार्शल साहब, एक आपसे मैं हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। एक तो कह रहे हैं कि वे ये जो साइक्स और पिको एग्रीमेंट था 1916 का, जिसके तहत इन्होंने फोटे रख के लाइनें बना के ये फ्रांसीसी साम्राज्य ने और बरतानवी इनको तकसीम किया था, वो अब इररेलेवेंट हो गया है और नक्शे मजीद बदल सकते हैं, रिवोल्ट भी नजर आ रहे हैं आबादियों के माबैन। आपका तनाजुर क्या है मेजर साहब? बहुत शुक्रिया जी, आपने इस मौजू पे मुझे अपने साथ लिया है। और ये तो जो आप बात कर रहे हैं, ये तो अब ऐसे है जैसे नौशाए दीवार है कि जब भी जंगें शुरू होती हैं वो एक इतिहास गवाह है। और ये मैं एक स्ट्रेटेजिक स्टडीज का तालिब इल्म होने के नाते मैं भी जानता हूं इतना कि जंगें हमेशा जो स्टार्ट होती हैं वो मिसकैलकुलेशन पे स्टार्ट होती हैं, और जब भी उनकी कैलकुलेशन की जाती है हमेशा ओवर एम्बिशियस होके की जाती है। और उन फैक्टर्स का बीच में सबसे मेजर रोल होता है कि अगर उसके बाद जो डैमेज आना होता है
उसके साथ शायद उनका जो प्रवोक करने वाले होते हैं उनका इतना डैमेज नहीं होता, लेकिन जो आगे लगने वाले होते हैं उनका डैमेज ज्यादा हो जाता है। और जंगें स्टार्ट मिसकैलकुलेशन पे होती हैं, जबकि खत्म रियलिटी के ऊपर होती है। अब जो आपने सवाल किया है, ये वो सवाल है जो अब एक रियलिटी बन गया है। मिसकैलकुलेशन, मैं समझता हूं कि मिसकैलकुलेशन जो है वो अमेरिका के जो स्ट्रेटजिस्ट थे, जो वॉर असेसमेंट वाले लोग थे, जो उनके पेंटागन स्पेशलिस्ट थे, उनसे मिसकैलकुलेशन नहीं हुई। तमाम के तमाम ने ये सारी चीज जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को बता दी थी कि ये जंग हमें सूट नहीं करती, बल्कि यहां तक कि लेकिन मेजर साहब, जब प्रेसिडेंट ट्रंप को यह बता दिया गया था कि ये जंग हमें सूट नहीं करती, ना जंग की जाए, ना हमला किया जाए, नेतान्याहू के कहने पर हमला कर दिया गया, और अब जो है वो सूरत हाल ये हो रही है कि जंग जो है वो लंबी होती जा रही है और लंबी होने जा रही है, क्योंकि इसमें जो ईरान है, ईरान कहता है कि हम 5 साल तक जंग लड़ सकते हैं। अगर 1000 मिसाइल रोजाना जो है वो फायर किया जाए तो फिर भी 5 साल तक जो है वो जंग लड़ सकते हैं, और इसके आगे भी जंग जो है लड़ने की सलाहियत रखते हैं। अभी देखा सर आपने कि जब उन्होंने हमला तो कर दिया ईरान पे, लेकिन जब जवाबी वार हुआ तो ये देखने में आया है कि वहां पर तेल अवीव में बाकायदा तौर पर मुसाद का जो हेडक्वार्टर है वो निशाना बन चुका है, नेतान्याहू का जो दफ्तर है वो निशाना बन चुका है, वहां वजारत दिफा जो है वो निशाना बन चुकी है, और वहां पर बारिश हो रही है इन मिसाइलों की। ये मिस कैलकुलेशन जो है क्या इजराइल को छोड़ेगी, और क्या जो वहां पर जो इब्राहिम लिंकन आया है, दीगर बेड़े बाए हैं, उनको छोड़ेगी सर? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, और ये इस वक्त बिल्कुल नहीं छोड़ रही। ईरान का इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान हैज नथिंग टू लूज। ईरान ने जितना लूज करना था वो कर चुका, दे हैव नथिंग फर्दर टू लूज। वो कहते हैं ना कि डराया मारे नालों चंगा होता है। जब तक ये उसको डरा रहे थे कि न्यूक्लियराइज नहीं होना, इन्होंने एक सारे अरब के ऊपर एक ईरान के खौफ की एक क्लाउड डाल के पिछले 60 साल से अरब को खा रहे थे इस बात के ऊपर कि ईरान तुम लोगों को खा जाएगा। अब वो खौफ था, जो उस खौफ के अंदर ये खेल रहे थे पिछले 50-60 साल में। अब उन्होंने जो प्रैक्टिकल इजराइल ने जो इनको एंगेज कर दिया है, ये एक बहुत बड़े ट्रैप में अमेरिका इस वक्त फंस गया है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त आप तो जो बात कर रहे थे ना कि बॉर्डर चेंज और रिवोल्ट की, इस वक्त अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा खुद अमेरिका के अंदर से है। आप ये अगर जंग 2 से 3 दिन तक मजीद चली तो आप विद इन अमेरिकन फोर्सेस आप एक देखिएगा कि कितनी बड़ी एक आपको तब्दीली नजर आने वाली है, क्योंकि इस वक्त हर अमेरिकन ये जानता है कि ये जंग उनकी नहीं है। अमेरिका तो का 100%। सॉरी जी मियां साहब, आप कुछ कह रहे थे। इजराइल का क्या बनने वाला है सर ईरानी मिसाइलों से? इजराइल इज हेडिंग टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन, और उसका डेस्टिनेशन वही है जो 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता गए हुए हैं। वो बिल्कुल ठीक है। बिल साहब, मैं एक और बात को सामने लेके आता हूं। एयर वाइस मार्शल साहब, 14 मुल्कों में से उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम लोग निकल जाएं, ये अमेरिका बहादुर ने ये कहा है। साथ उसने ये भी धमकी दी है कि मैं बूट्स ऑन दी ग्राउंड लेके आऊँगा। ये एक और डेस्पिरेशन नज़र आती है उनकी। अल्लाह हमें यानी एहसास हो गया कि जो फ्रस्ट्रेशन उनके यहाँ है। और फिर जो मेजर साहब ने बात की, इस पर भी कमेंट कीजिएगा, अंदर से क्या उसको खतरा हो सकता है। अब क्या लगता है आपको? कहा यह जा रहा है कि अगर ये कुछ थोड़ी जंग लंबी कर लेते हैं तो खुद ये कोशिश करेंगे। हालांकि आज एक इजरायली अखबार में उसने कहा है जी इन्होंने बात करने की कोशिश की है ईरान ने, मगर हम नहीं करना चाहते, जबकि मुतज़ाद खबरें ये हैं कि ये कोशिश कर रहे हैं। हकीकत ज़मीन पे क्या है? कौन अब इस जंग से निकलना चाहता है? ईरान लंबी करेगा, ज़्यादा लंबी करेगा, तो क्या सिनेरियो है? एयर वाइस मार्शल साहब जी, यकीनन अमेरिका ही जंग से निकलना चाहेगा, क्योंकि ईरान जो है, ईरान ने जो अपनी हिकमत अमली इख्तियार की, अगर ईरान वो ना करता तो ईरान अकेला रहता और ईरान को मार पड़ती रहती और उनको कोई फ़र्क ना पड़ता वेस्टर्न वर्ल्ड को। ईरान ने वो तमाम चीज़ें जो ईरान ने पहले से सोची हुई थी, बल्कि डिक्लेयर की हुई थी, कि हम जंग की सूरत में इजराइल को
जो है अटैक करेंगे। इस पूरे खिते में ऑन शोर ऑफ शोर अमेरिकन एसेट्स को हम तबाह करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करेंगे। तो अपनी उस क्विक स्ट्रेटजी की वजह से आप देखिए कि ईरान ने इस जंग में मल्टीपल मुल्कों को डायरेक्टली और उन तमाम मुल्कों को जहां इन खिते से सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन से दुनिया का 30% तेल और 20% LPG और गल्फ के मुल्कों में जो इनवर्ड सारी दुनिया से रोज़मर्रा की अशिया की जो सप्लाईज जाती हैं वो ईरान ने जब बंद की तो उसका रिपल इफेक्ट ये हुआ है कि अब ना सिर्फ ये कि इकोनॉमीज जो है वो जिटर करना शुरू हो गई हैं गल्फ में,